नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आई है और ये खबर ऐसी थी जिसका विश्लेषण करने के लिए पंकज पचौरी से मुफीद कोई हो नहीं सकता था। संयोग है कि वो मुझसे पहले उन्होंने ये खबर देखी थी और उनकी भी रुचि थी कि इस पे बातचीत की जाए। तो हम लोगों में बातचीत हुई और आपके लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत है। इसमें नई सूचना है और आपके लिए काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना हमारे दौर के सभी लोगों के लिए मेरा ख्याल है इस इंफॉर्मेशन के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हुआ ये है कि हमारे जो जो हमारे उद्योगों का संगठन है फिक्की, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो डिजिटल माध्यम है, इसने अब 25 साल के टीवी के राज को पछाड़ दिया है। यानी नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने अब एक उलटफेर कर दिया है, जैसा एक समय में टीवी ने आकर किया था और कम्युनिकेशन के सारे माध्यमों पर वो एकाएक राजा बन गया था और बहुत दिनों तक उसका राज चला। लेकिन अब उसका राज अवसान पर है और उसकी जगह डिजिटल मीडिया आ गया है। डिजिटल मीडिया ने रेवेन्यू में और अन्य चीजों में उसको पीछे छोड़ दिया है। अब इसके आंकड़े पर्टिकुलरली पंकज से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको, तो मैं उनमें नहीं जाता। मैं मोटी मोटी आपको शीर्षक बता देना चाहता हूं। बहुत सारी जगहों में बहुत सारे इसकी वजह से फेरबदल हो रहे हैं। सिनेमा वगैरह में वृद्धि नहीं हो रही और इनके सबके रेवेन्यूज में प्रॉब्लम है और भी चीजों में, चूंकि थोड़ी अर्थव्यवस्था में भी स्लगिशनेस है, लेकिन डिजिटल माध्यमों में वृद्धि हो रही है, बहुत तरह से वृद्धि हो रही है। और उन सबका असर यह हो रहा है कि अब 30% टीवी अब नए टीवी जो आ रहे हैं वो इंटरनेट उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, दूसरी चीजें देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अब टीवी तो लगा है लेकिन उसमें टीवी के प्रोग्राम की जगह वो इंटरनेट पर चल रहे सोशल मीडिया वगैरह के प्रोग्राम्स देखते हैं। और जो पुराने वाले थे उनके लिए भी अपरेटस बहुत से आ गए हैं। तो 30% लोग जो टीवी देखने वाले थे उसमें भी ये टेक्नोलॉजी घुस गई है और ये उसी एरिया में इसको भी गिना जा रहा है। तो वृद्धि का जो मामला है वो इस एरिया में है। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे जुड़ी हुई दूसरी खबरें अच्छी और बुरी दोनों है। होता यह है कि सरकार का कंट्रोल जो है, जो पहले से ही हमारे सारे सब कुछ में मिला के, जैसा पंकज कहते हैं कि 60% से ज्यादा पहले से है, अब इस दौर में वो नए कानून भी बना रहे हैं। तो ये कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, ये भी अभी उनसे पूछेंगे। दूसरे जो विभिन्न इसके सेक्टर्स हैं, गेमिंग है, अन्य चीजें हैं, उन सब में क्या क्या कहाँ कहाँ असर हो रहा है। जो हमारा न्यूज मीडिया है उसका क्या हाल हवाल है, किस तरह से कौन सी घटनाएं चीजों को प्रभावित कर रही है, जहां ज्यादा लोग भाग रहे हैं देखने और कहां ज्यादा लोग वापस हो रहे हैं। ये सब सवाल आज आप उनसे करेंगे। पंकज जी, आपका स्वागत है। और ये जी धन्यवाद। विषय अलग तरह का विषय है और लेकिन इसमें रुचि होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये नई सूचना है और हमारे उद्योग जगत के अपने अध्ययन से आई है। तो इसमें कोई किसी किस्म की एनोमली की उस तरह से बात नहीं है। ये मार्केट का स्टडी है और उससे सूचना आई है। चलिए, बॉल आपकी कोर्ट में, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि हो क्या गया है। जी, कंट्रोवर्सी तो ये है कि इसमें कोई है नहीं, और क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं है तो लोगों को लगता है कि ये देखना बेकार है। लेकिन ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के 80 करोड़ लोग जो कि ऑनलाइन हैं और जो कि अपना दिन भर अपने फ़ोन पर कुछ देखते रहते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा ये एक मुद्दा है और इस मुद्दे की विशेष बात ये है कि जो ये फ़िक्की की रिपोर्ट का आपने ज़िक्र किया, इसको बाकायदा सरकार का प्रश्रय जो है वो हासिल है। फ़िक्की के जो उनकी जो एनुअल मीटिंग थी उसमें जो है वहाँ पर मंत्री लोग मौजूद होते हैं, वो लोग इसको रिलीज़ करते हैं रिपोर्ट को। तो एक तरह से सरकार की रिपोर्ट नहीं है तो ये बिज़नेस की रिपोर्ट, लेकिन सरकार का ऐसे पूरा वरद हस्त सरकार का जो है वो इस पे रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझिए कि 2023 में जो डिजिटल मीडिया था वो 68,600 करोड़ का था और वो बढ़ के अब 80,200 करोड़ का हो गया है। और रेवेन्यू। टेलीविज़न, जी हाँ, टोटल उनका जो रेवेन्यू है वो, और टेलीविज़न जो है वो 71,100 करोड़ का था, वो घट करके 67,900 पे आ गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में जो डिजिटल माध्यम हैं, वो आगे बढ़ गए हैं
ऑनलाइन प्रिंट जो है वो अब बिल्कुल तीसरे नंबर पे खिसक गया है, बहुत नीचे। और सबसे बड़ी बात ये है कि टीवी जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है। जो आपके केबल हैं, जो आपकी सैटेलाइट डिशेज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये लगातार नीचे गिर रहा है। और टीवी जो आपने बताया कि जो लोग टीवी पर यूट्यूब देख रहे हैं और ये नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न ये सब देख रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो एक अच्छा वो 52 मिलियन के आसपास वो पहुँच गई है, तो इसका मतलब ये अब तय है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी कंट्रोल का मीडिया है, वो अब जो विदेशी कंट्रोल का मीडिया है, उससे कम हो गया है। यानी कि अच्छा, हिंदुस्तान की मीडिया धीरे-धीरे अब हाइजैक हो रहा है और वो विदेशी कंट्रोल में जा रहा है। क्योंकि इनमें ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मीडिया अब हाई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, इंटरनेट के प्रभाव के आने की वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय हाथों में चला जा रहा है जी, और यहाँ का जो नेतृत्व है वो धीरे-धीरे नीचे सबड्यूड हो रहा है। जी। सरकार ने बहुत इसके लिए पहले से कानून बने हैं कि 26% से ज़्यादा नहीं होगा आपका जो उसमें शेयर है, मार्केट शेयर है, प्रिंट है, उसमें भी तमाम तरह के सरकार ने वो लगा रखे थे कि देश का मीडिया जो है वो विदेशी हाथों में ना जाए। लेकिन अब सरकार का इस पे लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं रह गया है और कैसे नहीं रह गया है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इनमें सबसे बड़ा जो हाथ है, वो सिर्फ़ 3 कंपनियाँ हैं जिनके पास में ये पैसा जा रहा है। और ऑनलाइन का अगर जो मैंने एडवर्टाइज़मेंट आपको बताया, ये 80,200 करोड़ का है, इसमें सिर्फ़ 3 कंपनी बड़ी हैं जो कि 85% उनके पास में होता है और वो है आपकी गूगल, इसमें यूट्यूब शामिल है और गूगल के बाकी वो शामिल हैं, सर्च शामिल है, मेटा जिसमें फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम शामिल है और अमेज़न। अमेज़न जिसमें कि आपका अमेज़न पे टीवी ये सब ये प्राइम वगैरह ये शामिल है। तो 85% के आसपास जो पैसा ऑनलाइन का है, वो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं आ रहा है। वो सीधा इनके पास में जा रहा है क्योंकि जो टोटल अब मैं आपको बताऊँ जो टोटल हाँ, जो ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं हिंदुस्तान के, उनमें सिर्फ़ टाइम्स इंटरनेट और नेटवर्क 18 जो हैं, वो उसमें हैं। अब आप देखिए कि कैसे ये हो रहा है। अगर टोटल हम रीच देखते हैं ये सब, तो ट्रेडिशनल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ 2 हैं उसमें और एवरेज मंथली एक्टिव यूज़र्स जिन्हें कहते हैं हम, जो कि हर महीने देखते हैं और एक्टिवली देखते हैं, उसमें गूगल सबसे ज़्यादा है और इसका है कोई 503 मिलियन यानी 50 करोड़ लोग गूगल को देख रहे हैं। उसके 50 बाद में करोड़ के आसपास। 50 करोड़ के आसपास। उसके बाद में नंबर आता है फेसबुक का 45 करोड़। उसके बाद नंबर आता है अमेज़न की जो अलग-अलग साइट्स हैं, प्राइम वगैरह ये सब जो है 35 करोड़। उसके बाद में फ्लिपकार्ट, ये भी आप देख लीजिए कि अब बिज़नेस किस तरह से हावी हो रहा है मीडिया के ऊपर, तो डिजिटल में फ्लिपकार्ट का उसमें नाम आता है। टेलीग्राम जो आपका ऐप है, ये कोई 27 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नई चीज़ है, टेलीग्राम मेरी को समझ भी में नहीं आई। 27 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे जी हैं। हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है शीतल जी कि टेलीग्राम के ऊपर ये जो डेली हमारे यहाँ डेरिवेटिव होती है शेयर की खरीद-फरोख्त, वो सारी टेलीग्राम के चैनलों पे चलती है और ओह! इसलिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट, ये जो डेली सटोरिये जो होते हैं कि सुबह पैसा लगाया और शाम को निकाल लिया, जिसमें से सरकार की आरबीआई की अपनी खबर है कि 99% लोगों का पैसा डूब जाता है। अच्छा। ये सारा टेलीग्राम के ऊपर चलता है। ओह! क्योंकि सुबह वहाँ से कॉल आती है कि ये खरीदें, ये बेचें और ये करें, वो करें, तो टेलीग्राम इसलिए 27 करोड़ उसमें इसमें लिखा हुआ है अच्छा, कि 27 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र्स टेलीग्राम के हैं। इसके अच्छा। बाद आप समझ लीजिए छठे नंबर पर टाइम्स इंटरनेट का नाम आता है। मतलब उसके बाद हमारे देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का नंबर 6वां ऑलरेडी हो गया इस दौर में। छठवां हो गया, हाँ। छठे से और उस भारत शुरू हो रहा है, ये कहा जाए। छठे से भारत शुरू हो रहा है 27 करोड़ जो कि समझ लीजिए आप आधे के आसपास हैं गूगल का, तो वो जी, टाइम्स इंटरनेट का है। जी। उसके बाद ट्रू कॉलर है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की साइट्स हैं वो हैं, उसके बाद में टीवी 18 है और टीवी 18 इसलिए है और ये टाइम्स ये इसलिए है, ये इसलिए नहीं है कि लोग इन पे न्यूज़ देख रहे हैं। ये इसलिए इतने ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बिज़नेस जो ये शेयर की खरीद-फरोख्त है, वो सारे लोग होते हैं। जैसे कि ओह!
टीवी तो इसमें भी 18 का चूंकि जो है, बिजनेस से रिलेटेड सूचनाएं हैं, उनके जी, लिए इसमें इतने लोग हैं, उसकी वजह से इनकी रैंकिंग वहां है, वरना उसकी गायब ही वजह हो से जाती। रैंकिंग हाई है। नेटवर्क 18 का मनी कंट्रोल है और टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना उनका जो एक वेबसाइट है जिस पे कि लोग खरीद फरोख्त करते हैं। ये बड़े बदलाव का भी इसमें देखिए ये प्रतिफलन है कि देश बहुत की आबादी में, हालांकि शेयर मार्केट में आबादी का हार्डली 15-20% ही होगा, लेकिन वो 15-20% कम्युनिकेशन की दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। बिल्कुल। और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, जियो, जी। स्टार जिसकी हम बात करते हैं, उसका नंबर 10वां है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है, ये हमारे हाथ से निकल गया है, क्योंकि अब जो भारतीय कंपनियाँ हैं, उनका वर्चस्व एकदम खत्म हो गया है इन चीज़ों के ऊपर से। ओ। और हाँ, जहाँ तक ये ऑनलाइन का मामला है और विदेशी कंपनियाँ जो हैं, वो इसके ऊपर एकदम से अब हावी हो गई हैं। अब जी। इसमें आप अगर मैं सिर्फ़ यूट्यूब की बात करूँ, सुन लीजिए जी। इसको। सिर्फ मैं यूट्यूब की बात करूँ तो उनका यूट्यूब का ये कहना है कि टोटल उनकी जो रीच है वो 80 करोड़ है। अच्छा। जी हाँ, उनकी रीच जो है यूट्यूब वाले बताते हैं कि 80 करोड़ उनकी रीच हो गई है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब हिंदुस्तान के लोग पिछले कोविड से पहले कोई 2 घंटे 2.7 आवर्स था प्रति व्यक्ति की जो खपत थी टेलीविज़न उसकी स्मार्टफ़ोन की, वो अब बढ़ के 5 घंटे हो गई है। यानी हिंदुस्तान का आदमी अच्छा, जो पाँच एवरेज घंटे था कि 2.7 घंटे रहने का इस पे इंटरनेट पे, वो 5 घंटे से ज्यादा हो गया है। वो 5 घंटे से ज़्यादा हो गया है और उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम अब काफ़ी देशों को पछाड़ चुके हैं अच्छा। और उनसे आगे निकल गए हैं। जिनमें तो कुछ देशों के नाम कुछ। जैसे कि उसमें देखिए कि अमेरिका से ज़्यादा हैं हम, अच्छा। यूके से ज़्यादा हैं हम। हाँ, क्या बात है। सिर्फ़ इंडोनेशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये वो देश हैं जो हमसे ज़्यादा टीवी मतलब उसकी खपत कर रहे हैं डिजिटल की और इसीलिए डिजिटल में ये जो आप देख रहे होंगे ये मार मची हुई है, रोज़ नई कंपनियाँ आ रही हैं, स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो ये इसकी वजह से जो है वो उसका फॉल आउट है। जी। जी। हाँ, तो आवर्स स्पेंट इसमें ये है। अब देखिए इंडोनेशिया अ, यूएस, ब्राज़ील, मेक्सिको ये इसमें जो हैं, लेकिन ये कंपनियाँ इसलिए हिंदुस्तान नहीं आ रही हैं कि उनको पैसे मिल रहे हैं, जी। क्योंकि हमारा जो मोनेटाइज़ेशन है वो 1% भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इंडिया के लोग 1127 बिलियन घंटे 1127 बिलियन घंटे अपने स्मार्टफ़ोन पर वो करते हैं और उसका सिर्फ़ 0.9% मोनेटाइज़ हो रहा है। लेकिन वो अच्छा। इतना मोनेटाइज़ हो रहा है कि गूगल जैसी जो कंपनियाँ हैं इनको अब 2-2 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इंडिया से आने लगा है। ओ। हाँ, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है, गूगल के लिए बड़ी बात नहीं है। गूगल के लिए ये 1% से भी कम है उनके ग्लोबल जो उनका रेवेन्यू है उससे। गूगल तो सिर्फ़ अपना जो उनका वॉल्यूम है उसको बढ़ाने का हमसे काम ले रहा है, ताकि वो अपनी उसमें दिखा सके एनुअल रिपोर्ट में कि हमारे इतने 1127 बिलियन घंटे जो हैं वो वो भारत में लोग वो उसमें भारत में हमारे देखे पास जा है। रहे हैं। हाँ, वो भारत में देखे जा रहे हैं। तो ये उसकी वजह से अपना वो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि गूगल जो है अब हम आते हैं कि हिंदुस्तान से कैसे इसका असर हमारे न्यूज़ पे पड़ रहा है। जी। जी, तो न्यूज़ पे असर ऐसे पड़ रहा है कि क्योंकि टीवी नीचे जा रहा है, टीवी वालों के पास पैसे कम हैं। देश में सिर्फ़ 4 कंपनी हैं जो टीवी में जो पैसे बना रही अच्छा। हैं। 900 में से कुल हमारे पास में 900 टीवी चैनल हैं, जिसमें से 450 टीवी चैनल जो हैं वो न्यूज़ टीवी चैनल हैं और उनमें से सिर्फ़ 4 जो हैं वो जिसे कहते हैं कि वो घाटे में नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बाकी तो बहुत बहुत मेजर आंकड़ा है कि 900 हाँ, चैनल है, 450 न्यूज़ चैनल है, उसमें से कुल जी, 4 हैं जो घाटे में नहीं, बाकी सब घाटे में है। बाकी सब घाटे में हैं। और वो वाह! इसलिए घाटे में हैं कि उनकी कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। अभी एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग हुई थी। उसमें उदय शंकर जो जियो स्टार के चीफ हाँ, हैं, हाँ।
जी। वो बोले थे और उन्होंने वहाँ पर ये अनाउंस कर दिया और ऐलान कर दिया कि जर्नलिज्म एज़ वी न्यू इज़ डेड। ओह! हाँ, और उन्होंने बाकायदा बताया कि वो इसलिए डेड है क्योंकि हम लोग जो हैं वो उसका हमारा जो यानी बिज़नेस उन्होंने मोड। कहा कि पत्रकारिता खत्म हो चुकी है भारत में। जी, बिल्कुल। तो देश की सबसे बड़ी जो मीडिया कंपनी या इंटरनेट कंपनी है जियो स्टार, उसके चीफ सीईओ उदय ने। शंकर, हाँ, उदय शंकर ने ये कहा है कि पत्रकारिता जैसा कि हम समझते थे उसका अब अंत हो चुका है और अब क्या होगा ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा, ये भी ये भी कहा कि उन्होंने, इसका क्या होगा ये भी हमें नहीं मालूम। ये हमें नहीं मालूम है क्योंकि पत्रकारिता का अंत हो चुका है। तो ये उन्होंने उसमें कहा और उसका कारण मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि उसका कारण ये है कि हाँ, क्योंकि टेलीविज़न में पैसे कम हैं और क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविज़न जो है वो सिर्फ़ एडवर्टाइज़िंग पे चलता है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम लेते हैं। अगर आप देखते हैं कि जो पे टीवी है, टेलीविज़न पे न्यूज़ का या एंटरटेनमेंट का, उसमें लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 100 करोड़ सही लोग तो जो बात है है। वो दिहाड़ी पे अपना जैसे-तैसे काम चला रहे हैं। और तो उसमें अब जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उसमें सरकार जो है वो अपनी पैठ बनाने लगी है, कि कैसे हाँ, हम टेलीविज़न वालों को पैसे दे करके और इनको अपने कंट्रोल में रखें। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च करती इस है कंपनी, उसका इसीलिए नाम इसीलिए पूरा टेलीविज़न मीडिया जो है सरकार के कंट्रोल में जा चुका है। जा चुका है। और आप देखें अगर टीवी पे तो कोई ना कोई स्टेट का मुख्यमंत्री या कोई सरकारी जो एडवर्टाइज़मेंट है वो चलते रहते हैं सुबह से शाम तक। जी, जी, जी। जी। और उसका कारण ये है कि टॉप 10 में इस समय हिंदुस्तान की सरकार जो है वो सबसे बड़ी एडवर्टाइज़र है। अच्छा, हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि रिलायंस कंपनी से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट, कोका कोला से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट, टाटा से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट, कोलगेट से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत मेजर बात बताई आपने। देखिए दर्शकों, पंकज बता रहे हैं कि इस समय टेलीविज़न चैनलों में सबसे ज़्यादा विज्ञापन सरकार दे रही है और इसके बावजूद कि कुल 450 में से 4 चैनल हैं जो प्रॉफिट में है, बाकी सब घाटे में है। तो यानी बाकी ये सब दब गए। सरकार की दी हुई साँस पर ज़िंदा है। इसीलिए बिल्कुल, जो दूसरा स्टेटमेंट उनका आया कि समाचार मर चुका है, हुँ, पत्रकारिता मर चुकी है, उसकी वजह यही है कि ये सरकार नियंत्रित हो चुकी है। जी। बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें सरकार का ये है कि अंधा बाँटे रेवड़ी फिर अपने को दे, तो हाँ, जिसको पसंद करते हैं वो उसको एडवर्टाइज़मेंट देते हैं, जिसको पसंद नहीं करते हैं, उसको एडवर्टाइज़मेंट नहीं देते हैं, जिसकी शिकायत लगातार लोग जो हैं वो करते करते रहते रहते हैं, हैं। कभी प्रसार भारती से करते हैं, कभी उससे करते हैं, ये है। हाँ। और तो ये उसमें पूरी इस समय सिस्टम है। लेकिन हो क्या रहा है पिछले दिनों में कि ये जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें जो ऑनलाइन पर जो लोग हैं, आप जैसे, सत्या जैसे, और उसमें जी, तमाम जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गाना बनाया। ऐसे पैरोडी गाने हमारे मुल्क में बहुत बनते रहे हैं। हर एक इलेक्शन से पहले पैरोडी गाने बनना लाज़मी है। हुँ, हुँ। उल्टी टोपी वाले और ये सब हर जो भी दुनिया भर के हाँ, बने हुए सबके बारे में, जी। सबके बारे में बने हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी हो, और लोकल जो आप तमिल में या तेलुगु में या मलयाली में हरियाणवी में वो गाने जी, बनते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने उनके खिलाफ काम करना शुरू किया है, उससे अब ये तय हो गया है कि जो नैरेटिव है, वो सरकार के हाथों से निकल रहा है, इसलिए वो कुणाल कामरा को एक सीख के रूप में सामने लाना चाहते हैं कि हम जो जहाँ पर आपने प्रोग्राम किया, उसको गिरा देंगे, बुलडोज़र भेज देंगे, हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। तो ये इसलिए क्योंकि वो हाथ से निकल रहा है। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण छोटा-सा दे देता हूँ आपको कि कुणाल कामरा का जो वीडियो है, वो इस समय 11 मिलियन से ऊपर है, जी, जी, उसकी जी। जो व्यूअरशिप है। जी। उसके बाद में उस वीडियो का समर्थन करते हुए जिन लोगों ने, रवीश कुमार हैं, आपका चैनल है, सत्या है, जिन लोगों ने उसका समर्थन किया, उनको मिलियंस में उनकी व्यूअरशिप है। राठी वगैरह का तो 8-8, हाँ, 9-9 मिलियन गया है। हाँ, हाँ। तो उनकी जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप है।
सरकार की जो कुणाल कामरा के खिलाफ बयान है, वो कोई 25,000 है, कोई 46,000 है, कोई 56,000 है सिर्फ। यहाँ तक कि हाँ, एएनआई वगैरह फडणवीस पे जो सरकार के मंत्रियों वगैरह ने बयान दिए हैं, आपकी बात सही है, उनको कुछ हजार लोग देख रहे हैं, हाँ, जबकि उनको कुछ कुणाल हज़ार कामरा लोग के देख रहे पक्ष हैं, में जो बातें आई हैं, उनको देखने वाले मिलियंस में उनको हैं। मिलियंस में ये लोग फर्क देख तो रहे हैं। आया है। यस। हाँ, ये लाखों तो ये जो अब असर है, ये सरकार को इससे निपटना है, लेकिन वो निपट नहीं सकती। क्योंकि अगर ये कंपनीज़ जो हैं, ये गूगल, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप अगर सरकार के नियंत्रण में होती तो उससे निपट लेते। लेकिन ये सरकार के हुँ, नियंत्रण में नहीं है। हुँ। ये सारी कंपनियाँ जो हैं, ये अमेरिकन लॉज़ से अमेरिका में चलती हैं। इनके सर्वर्स लेकिन वहाँ यहाँ पर लेकिन यहाँ उनके लोकल मैनेजमेंट को तो ये लोग दबा-वबा के रखते हैं, कई जगह खबरें आती रही लोग हैं कि बीजेपी वाले उसमें रखे जी। जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, उसमें लोकल जो इनके जो ऑफ़िसेज़ हैं, ट्विटर का कोई इस समय हिंदुस्तान में ऑफ़िस नहीं है। आप ग्रॉक से हाँ, पूछ लीजिए, तो ग्रॉक ये बताता है कि ट्विटर का इस समय हिंदुस्तान में ऑफ़िस नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ रेड हुई थी, क्योंकि ट्विटर पे लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को उल्टा-सीधा कह रहे थे, तो उनके यहाँ रेड हो गई थी, उसके बाद उन्होंने ऑफ़िस बंद कर दिया और ऑफ़िस खोला ही नहीं, हिंदुस्तान। और ये वो ट्विटर है जिसका अधिग्रहण एलन मस्क साहब ने कर लिया है। ठीक। तो ये अब सरकार इन लोग पहले तो सरकार ने ये कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद एक क्रिएटर्स अवार्ड बनाया, जिसमें कि उन्होंने उन लोगों को बुलाया और उन्हें अवार्ड दिए, जिसमें एक इलाहाबादिया करके भी एक लड़का है जो कि काफ़ी हाँ, कंट्रोवर्सी में है। जो बाद में कंट्रोवर्सी में आया वो सब। जी, उसको अवार्ड दिया था प्रधानमंत्री ने खुद। तो पहले तो उन्हें लगा कि ये हमारे बचाव में काम करेंगे, हमारी बात को आगे पहुँचाएँगे, तो उन्होंने अवार्ड देना शुरू किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया अब। क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं, उनको ये लगा कि अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, तो हमको ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी और उससे हमारे ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो अब ये इसके उल्टा पड़ गया है। मैं अब जल्दी से छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, अगर हम यूट्यूब को देखें, तो यूट्यूब में जो ये लोग वीडियो बनाकर लगाते हैं, उनकी संख्या 10% बढ़ रही है हर साल। अच्छा। हाँ, और ये वो लोग हैं जो कम से कम 1 लाख रुपए कमाते हैं साल का। आप समझ सकते हैं कि कोई 8,000 रुपए जो है, महीना इनकी इनकम होती है। और इनकी कुल संख्या 9 लाख है। 9 लाख और लोग हो गए हाँ, 9 लाख लोग हो गए हैं जो 1 और ये लाख रुपए 10% की रेट से बढ़ रहे हैं। वही 10% की रेट से बढ़ रहे हैं। और उनमें से 65% लोगों का ये कहना है कि जो उनकी यूट्यूब से आय हो रही है, ये उनकी प्राथमिक आय है। इसके ओह! अलावा उनके पास कोई जॉब नहीं है। ओह! ये बड़ी अब इन मेजर बात लोगों पंकज बता रहे हैं कि 9 लाख लोग यूट्यूब पे कुछ कोई रील बना के, कोई प्रोग्राम बना के, वीडियो डाल के औसतन 8,000 रुपया कमा रहे हैं और उनके हाँ, पास आय का यही एक ज़रिया है। इसीलिए यही रील है। की बाढ़ आ गई है। घरों-घरों की औरतें नाचते-गाते रील बना रही हैं। बच्चे बना रहे हैं, बुजुर्ग बनवा रहे हैं। अरे बच्चे बाढ़ आ तालाब में रही है कूद रहे क्योंकि हैं ये और मर रोज़गार रहे हैं। है नहीं, यही सब रोज़गार हमारे सामने है। हाँ, ये तो कितनी ये विद्रूप रोज़गार है। है कि गाँव में बच्चे तालाब में कूद रहे हैं, रील बना रहे हैं और कुछ तो बेचारे डूब गए इस चक्कर में। जी, और ये हमारे जो पहला हमने कार्यक्रम किया था उससे जुड़ता है कि देश के 100 करोड़ लोग जो जी। हैं, उनकी जो मासिक जो उनकी इनकम है, वो 8,000 रुपए से कम है। हाँ। ये सब वही लोग हैं, जो कि इन इंटरनेशनल कंपनियों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इनका व्यापार बढ़ रहा है, इनके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और इनमें से 9 लाख में से 65% लोगों का ये कहना है कि उनकी आय जो है, जिसे कहते हैं, वो सिर्फ़ इसी से है। तो अच्छा। ये इसमें बात निकल के आती ये है। बहुत अब बहुत मेजर सत्य आपने बताया कि आज इस बेरोजगारी के दौर में एक रोजगार का साधन यही बचा रील बनाना। हाँ, बताइए देश को हम लोग कहाँ, हम ना मैन्युफैक्चरिंग में, ना एक्सपोर्ट में, न किसी न टेक्नोलॉजी में, न रिसर्च में, न पढ़ाई में, न हॉस्पिटैलिटी में। रील के भाई के दम पे भारत जिंदा है। ओह! भाई पहले जी, इससे पहले जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने 42,000 लोगों को निकाल दिया 1 साल में। तो वो कहाँ जी, जाएँगे? क्या क्या होगा? तो जब आपका जो बिज़नेस है, वो ठप है, 50 कंपनियों में एक भी जिसे कहते हैं नेट बढ़ोतरी नहीं हुई है। जी।
42,000 निकाल दिए, किसी ने 35,000 निकाल दिए। सरकारी हमने आंकड़े दिए थे पिछली बार में कि हाँ दिए थे, तो सारा पुराना वीडियो हम लोगों का देखिएगा जो पंकज हाँ, का है, 2 वीडियो पहले का, उसको जरूर देखिए, जिसमें 100 करोड़ के बारे में कहा गया था कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं कि वो इस बाजार में कोई अपनी भूमिका निभा सके। जी। अब आपने ये एक सवाल पूछा कि इस पर इनका कंट्रोल क्यों नहीं है? सरकार का कंट्रोल, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कि अब धीरे-धीरे भारत के पूरे मीडिया पर हावी होती जा रही हैं। गूगल सबसे बड़ा न्यूज़ में जो है, सबसे बड़ा साधन लोगों का बन गया है। इनके ऊपर सरकार क्या कर सकती है? अब मैं आपको बताऊँ कि जो 7 कंपनियाँ हैं, जिसमें मेटा है, गूगल है, अल्फ़ाबेट है, टेस्ला यानी कि ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये 7 कंपनियाँ जो हैं, इनका कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $16 ट्रिलियन को पार कर गया। हम्म। यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये। चीन का जो टोटल जीडीपी है, वो $14 ट्रिलियन है। इन 7 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जो है, वो $16 ट्रिलियन। नहीं, चीन का अब शायद 19 ट्रिलियन हो गया है, 19 से 20 के बीच। मैंने नए आंकड़े नहीं देखे, मैंने पुराना हाँ जो हाँ बनाया था। हाँ, तो पुराना 14-15 था, 19-20 है जी। हाँ, तो इसमें ये है, ये कंपनी आप समझ लीजिए, चलिए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये। जी। और जैसा कि हमारे जो विदेश मंत्री है वो कह चुके हैं कि अगर बड़ी इकोनॉमी है तो इसके खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारी सरकार इनके खिलाफ नहीं बोलती। इनके ऊपर केसेस हैं, सबके ऊपर केसेस हैं। ट्विटर हाई कोर्ट ले गया है इस गवर्नमेंट को ये कह करके कि आप आईटी रूल का बेजा इस्तेमाल करके और प्रेस की स्वतंत्रता पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। अमेज़न जो है, उसको सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए के जीएसटी उल्लंघन के वो भेज रखे हैं, नोटिसेस भेज रखे हैं। फेसबुक जो है, उसके खिलाफ तमाम केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो गेट्स फाउंडेशन है, मैं आपको एक बहुत राज़ की बात बताता हूँ। बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, उसका जो एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हाँ। वो रद्द कर दिया गया है। अच्छा। तो बिल गेट्स साहब आकर के पिछली बार जो अभी आए, पिछले महीने में, वो 4 मुख्यमंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने बोला कि मैं इतने मिलियन डॉलर जो है वो हिंदुस्तान में अपनी फाउंडेशन से देना चाहता हूँ। तो वो फाउंडेशन का पैसा भेज करके जो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ सारे केसेस हैं, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ही इलॉन मस्क साहब जो हैं, उनकी कंपनी ने सरकार पे केस कर दिया है। अब वो आउट ऑफ केस तो सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ एक नया लॉ ला सकती है जिस पे काम चल रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी में काम चल रहा है। डिजिटल प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो ला रही है, इसमें कोई जिसमें बड़ी बातचीत। कंट्रोवर्सी है कि वो तो आरटीआई के ही सारी मान्यताओं को हाँ, खत्म कर देगा। हाँ, आरटीआई यूजलेस हो जाएगी उसके आने के बाद। हाँ, क्योंकि आप पूछ नहीं सकते सरकार से। जी। और उसमें सरकार से सजा बहुत तगड़ी तगड़ी है, 500 करोड़ तक के जुर्माने का उसमें प्रावधान है। हाँ, 2.5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का जुर्माना उसके ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कंपनियाँ जो हैं, ये हज़ारों करोड़ में ये जो हैं वो उसमें लगी हुई हैं। तो ये जो इसके खिलाफ जो सरकार जो है कोई कदम जो है वो नहीं उठा सकती। तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि ये सरकार जो है, ये इन कंपनियों के कंधों पे चल रही है। व्हाट्सऐप में भारतीय जनता पार्टी के 5 लाख से ज़्यादा ग्रुप हैं, व्हाट्सऐप ग्रुप, जो कि चुनाव के दौरान काम आते हैं। मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पर उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे बैठकें होती हैं, चीफ मिनिस्टर्स की बैठकें होती हैं और ये बाकायदा आता है। इस ऑफिशियल है, ये बार ऑफिशियल है। ऑफिशियल है, बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 25 लोगों को बुलाया, जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे। उनमें से एक से मेरी बात भी हुई। मैंने कहा, "भई क्या हुआ वहाँ पे? कैसे बोला? क्या हुआ? क्या कह रही हैं?" तो उन्होंने बोला कि ब हमने तो उनको बता दिया कि साहब टैक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में वो है। तो उन्होंने कहा, "मैंने तो कोई टैक्स लगाया ही नहीं है।" तो वो उनसे उलझ पड़ी। तो उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि लोगों को जो 25 लोग गए थे वहाँ मिलने के लिए निर्मला सीतारमण से, उन 25 लोगों को व्यूवरशिप तब मिलती है, जब वो टैक्स के खिलाफ बोलते हैं।
तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो इकोसिस्टम है, अब सरकार के खिलाफ उठने लगा है, क्योंकि लोगों के पैसे इसमें बन रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलें। ओह! हाँ, ये मेजर बात आपने बताई। इसका मतलब जो आर्थिक असमानता से विद्रूप पैदा हो रहा है समाज में, इसलिए उसकी रेसिप्रोकेसी तब हो रही है जब आप सरकार की आलोचना करें। अगर आप हाँ, सरकार की तारीफ करते हैं तो लोगों की उसमें रुचि नहीं है, चाहे टीवी पे करें और कोई नहीं चाहे देखेगा। सोशल मीडिया पे करें। हाँ, वो ये आपको है। कोई नहीं देखेगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूरदर्शन के आंकड़े हैं। दूरदर्शन सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है किसी भी टीवी टीवी चैनल के मुकाबले। 15-15 करोड़ रुपए देता है 1 घंटे के कार्यक्रम बनाने के लिए, लेकिन दूरदर्शन की टीआरपी सबसे उनमें बहुत कम है, और उसका कारण यही है कि लोगों को सरकार के प्रति देखने की इच्छा नहीं है, सरकार का डिफेंस देखने की इच्छा नहीं है। सरकार पर अगर कोई ऑफेंसिव है, कोई अगर कुणाल कामरा है। लेकिन लेकिन पंकज, सरकार का तो पक्ष देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक मामलों में लोगों की बड़ी इच्छा होती है। जैसे छावा हाँ, फिल्म वो आई, उसको इसीलिए देखने के लिए उसका बहुत जबरदस्त है। इसीलिए सांप्रदायिक जो मामले आते हैं, तो उसमें आपको देखताओं की वही, रुचि है। क्योंकि आप अगर खुद अब दुश्मन बन गए हैं, तो आपको डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई नया दुश्मन ढूँढना पड़ेगा। तो वो दुश्मन रोज़ ढूँढे जा रहे हैं। देखिए, ये पूरी एक जो मीडिया जो है, वो जैसे हम पहले कहते थे साहित्य समाज का दर्पण है, इस समय गूगल समाज का दर्पण है। तो आपको डिफ्लेक्ट करने के लिए नए आपको विलेन ढूँढने पड़ेंगे। तो कभी आप औरंगज़ेब को ढूँढ लेते हैं, कभी कहते हैं कि आप सड़क के ऊपर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ईद से पहले कह देते हैं। कभी आप कहते हैं कि आप मीट की दुकानें बंद रखिए नवरात्रि के दौरान। तो आप जो है एक नया टारगेट ढूँढ रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद टारगेट हैं। तो ये एक समस्या अब इस सिस्टम में इनबिल्ट है और पैदा हो गई है, सरकार की समझ में आ भी गई है। वो उसको एड्रेस करने के चक्कर में है कि किस तरह से हम नए जो डेटा डेटा प्रोटेक्शन के आड़ में ऐसे अब हम कानून ले आएँ जिससे कि हम जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो आपके ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो 9 लाख की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि कैसे हम इनके ऊपर और अंकुश लगा सकें। वो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने वो अंकुश लगाया, तो ये जो कंपनियाँ हैं, इनके जो वॉल्यूम है, ये कम होना शुरू हो जाएँगे। उनके बिज़नेस खराब होना शुरू हो जाएँगे। तो इस समय ये सरकार जो है, वो आमने-सामने है इन 7 बड़ी कंपनियों के, और देखना ये है। एक एक सवाल पूछूं पंकज, ये जो जी, प्रिंट है, भारत में प्रिंट अभी तक बरकरार कैसे है? सारी दुनिया में तो घट रहा है, लेकिन भारत में ये बरकरार है अभी। कम हमारे हुआ यहाँ, है लेकिन बरकरार। हाँ, उसका कारण बड़ा सिंपल है। हमारे यहाँ जो लिटरेसी है ना, अभी भी बहुत लो है। हाँ है। तो जितने भी नए लोग उस लिटरेसी में आते हैं, वो अखबार पढ़ना चाहते हैं या मैगज़ीन पढ़ना चाहते हैं। तो वो सिस्टम एक बना हुआ है। हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत लो है, और जो नए लिटरेट होते हैं, उनका ये होता है कि भाई हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, कि भाई हम नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, या हिंदुस्तान पढ़ते हैं, या लोकल जागरण है, ये पढ़ते हैं। तो वो इसलिए अभी प्रिंट जो है वो बना हुआ है, चलता रहेगा। बाहर विदेशों में प्रिंट सैचुरेट हो चुका है। हाँ, बाहर दूस सैचुरेट हो चुका है। हाँ, भारत में दूसरी अभी। हम्म। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर प्रिंट सिर्फ़ एक लैंग्वेज में है। स्पेन में स्पेनिश में है, फ्रांस में फ्रेंच में है, इंग्लैंड में इंग्लिश में है, अमेरिका में इंग्लिश में है। हमारे यहाँ पर कम से कम 10 भाषाओं में प्रिंट अभी भी चल रहा है। उससे भी ज्यादा, 10 से भी हाँ, ज्यादा होगा। हाँ। तो जो लोकल जो भाषाएँ हैं, वो प्रिंट चल रहा है, उसकी वजह से प्रिंट जो है वो ज़िंदा है, और वो बढ़ रहा है, वो बढ़ता रहता है। क्योंकि वो नए लोग आते जाते हैं सिस्टम में लिटरेसी के में, और वो प्रिंट जो है वो उससे बढ़ता रहता है। तो ये मीडिया जो है इस समय, मोटी बात इस समय समझ में ये हमें आती है कि एक तो मीडिया का जो अ, हिंदुस्तान का मीडिया इस समय विदेशी प्रभाव में इतना ज़्यादा है कि कोई भी कि अंबानी की जो कंपनी है जियो स्टार, उसको भी अपना पहला जो उन्होंने जो वो किया करार, वो एक अमेज़न से किया ताकि बिज़नेस ठीक रहे रिटेल का, और दूसरा फेसबुक मेटा से किया ताकि ये मीडिया का बिज़नेस जो है ये ठीक रहे।
तो उनका वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके ऊपर आप अंकुश इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये सरकार कैसे आश्रित है इस मीडिया के ऊपर। नंबर 1, आपकी पॉलिटिक्स जो है वो इससे चलती है। आपको मैसेज भेजना है, चाहे किसी के खिलाफ भेजना है या अपने जो बूथ पर लोग हैं उनको भेजना है, वो आप व्हाट्सएप से भेजेंगे जो आपके हाथ में नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय सरकारों ने मिलकर के 1700 ऐप बनाए हुए हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, डिजी यात्रा में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइसेंस जो ड्राइविंग का है उसके लिए जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए बच्चे के स्कॉलरशिप के लिए, सरकारी। जो 1700 आपके जो ऐप हैं और 2.5 लाख के आसपास सरकारी वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि किसका नियंत्रण है इस पे? वो तो उसमें जो होस्ट है, गूगल का नियंत्रण है, मेटा का नियंत्रण है, व्हाट्सएप का नियंत्रण है, उनका नियंत्रण है। अच्छा, हाँ, ऐप तो आपने बना लिया, चलाएंगे कहाँ? चलाने ऐप की तो आपने मशीन बना पे लिया वो ना, बैठे उसको हैं। प्लेटफ़ॉर्म तो वो या तो प्ले स्टोर है और वो या वो आई स्टोर है। 2 ही बेसिक चीज़ें हैं इसमें। या तो आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाएँगे या आप एप्पल के उस पर जाएँगे, हाँ, स्टोर पे जाएँगे। तो वो तो है नहीं। तो आपने ये सब बस खड़ा तो कर लिया है। मैं आपको एक बड़ा किस्सा बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा मंत्री जी का, उनसे मैंने एक बार कहा था कि हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और उसे करना चाहिए। ये 10 साल पहले की बात है, जब नई-नई सरकार बनी थी। तो उन्होंने साफ मुझसे कह दिया कि भई हमारे पास तो सर्वर है ही नहीं, हम कैसे साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो ये सरकार जो है, इन्होंने एक तरफ तो आप यूपीआई देख लीजिए आप। यूपीआई 1.5 घंटे के लिए डाउन हो जाता है, हाहाकार पूरे मुल्क में मच जाता है क्योंकि जो यूपीआई का जो बैक एंड है, जो ऐप्स हैं, जिस पर यूपीआई चलता है, चाहे आपका बैंक का ऐप हो, चाहे आपका ये पेटीएम हो, ये सब चीज़ें भीम ऐप हो, ये सारे के सारे ऐप जो हैं, ये गूगल के हाथ में है। उनके यहाँ पे थोड़ी क्राइसिस हो गई तो आपका तो पूरा भट्टा बैठ गया पूरे पूरे मुल्क का। लोग मज़ाक कर रहे थे कि हम खाना खाना खाया और खाना का पैसा नहीं दे पाए और रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि आप बर्तन साफ कीजिए। ये लोगों ने लिखा है अपने उसमें वो लिख तमाम नेट के ऊपर उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो उन्होंने लिखे हैं। तो हमने बिना जिसे कहते हैं कि नींव बनाए हुए इमारत बनाना शुरू कर दिया डिजिटल की। तो इमारत तो हमने बना ली, नींव हमारे पास में है नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस समय है मीडिया में और ये अब पॉलिटिकल रूप लेती जा रही है, जिसमें कि लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और लोग जो हैं वो इस नए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के साथ-साथ बाय द वे जो देश के दुश्मन हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक जो है, उस पर बैन इसीलिए लगाया गया कि वो डेटा जो है वो चाइनीज़ को बेच रहा था। अमेरिका में भी लगातार ये बात होती रहती है। कि आप टिकटॉक को बैन कीजिए कि वो नहीं होगा। तो जब टिकटॉक आप समझ सकते हैं कि सरकारी लोगों के ऊपर बैन लगा दिया अमेरिका ने, तो उन्होंने कहा कि भई अगर सरकारी लोगों पर आपने बैन लगा दिया, तो सरकारी लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आम आदमी जो है उसका डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका में हाल में अभी ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, मिस्टर वॉल्स उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, इन सबका एक चैट ग्रुप था माफ़ कीजिए, सिग्नल के ऊपर, जो अमेरिकी संस्था है। उसमें गलती से एक पत्रकार का नाम जुड़ गया और उस चैट ग्रुप पे वो डिस्कस कर रहे थे कि यमन में बमबारी कैसे की जाए। ओह! तो अटलांटिक का जो जर्नलिस्ट हैं, उनके पास में लाइव रिपोर्ट आ रही थी कि कितने बजे अटैक होगा, इसके क्या कारण हैं। उसमें वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ये जो हूती टेररिस्ट इनको वो कहते हैं, ये हाँ, हूती जो हैं, इन्होंने सारे के सारे ट्रेड रूट्स जो हैं वो रोक रखे हैं उस तरफ के। तो वो ये कह रहे हैं कि 3% हमारा जो ट्रेड है वो वहाँ से होता है। यूरोप का जो है वो 27% होता है, हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। तो आप बाकायदा देश की जो नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं, वो क्योंकि लीक हो गई, उस पर इस समय कांग्रेस में सुनवाई चल रही है अमेरिका में। तो इन सब चीज़ों का जो असर है, इनको जो इस्तेमाल करने का जो असर है,
वो हमने उसके ऊपर बात नहीं की, उसको हमने नहीं देखा, हमने एक भेड़-चाल की तरह डिजिटल इंडिया करके और उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हुए और इसलिए शामिल हुए ये सारे आपके इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये लोग खड़े होके शाबाश मोदी करते थे। ये इसलिए शामिल हुए क्योंकि इनके पैसे बन रहे थे। क्योंकि द देश का जो टैक्स का मामला है, उसका बैक एंड पूरा का पूरा जो है वो इन्फोसिस ने बनाया है। हाँ, सारा सर्विस इन्हीं की लेते थे जो ना। रेलवेज़ का आपका सारा का सारा है वो टीसीएस बनाता है। तो उनको तो मज़ा आ रहा था कि भाई ये और डिजिटल बनेगा, हमारे पैसे बनेंगे। लेकिन वो आपको ये नहीं मालूम है कि इससे पूरे के पूरे एक समाज का, पूरे के पूरे एक मुल्क की जो सिक्योरिटी है, वो आप किसी के हाथ में गिरवी रख रहे हैं। और टोंटी जो है, ये मैं लगातार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि टोंटी जो है, वो उनके हाथ में है। टोंटी आपके हाथ में नहीं है। ग्रॉक पे कोई किसी की टोंटी नहीं चल रही। ग्रॉक पर तो आप समझ लीजिए कि इलॉन मस्क जो उसे ओन करते हैं, उसके ओनर हैं। $44 बिलियन उन्होंने दिया ट्विटर खरीदने के लिए। उन्होंने बाकायदा कह दिया कि मेरे पास इसकी टोंटी नहीं है, मैं इस ग्रॉक को बंद नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्रॉक जो है, वो उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में जो ऑपोज़िशन है, उसने किया और सरकार के जितना भी प्रोपेगेंडा था, उसको हफ्ते भर के अंदर ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त हो गया। जी। तो ये अब आपके हाथ में नहीं है। ये सब जो एक महामानव आपने बनाया था, ये आपके हाथ से निकल गया है। फ्रैंकेस्टाइन है। आपने इसको शह दी, आपने लोगों से बोला स्मार्टफ़ोन लो, स्मार्ट बनो और ऐप डाउनलोड करो। गरीब आदमी जो है आप देख सकते हैं, आप अपने आस-पास देख लीजिए ड्राइवर हैं, काम करने वाले हैं, जो वास्तव में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वो ₹15,000 का स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं जो सबसे लोअर है, क्योंकि उनको व्हाट्सऐप की ज़रूरत होती है, उनको पैसे लेते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है, तो वो करते हैं। तो आपने पूरे एक मुल्क की बड़ी जनसंख्या को धकेल दिया एक जगह, डिजिटाइज़ेशन के चक्कर में, जो कि डिजिटाइज आपके के हाथ में चक्कर में आपने उन्हें डाटा बना दिया और डाटा विदेश के हाथ में चला गया। डाटा भी, भे कंट्रोल भी, टोंटी भी डाटा का और तो ये हाल है ऑपरेशन भी। कि बिल्कुल, नितिन गडकरी साहब ने ये कहा है कि जो फास्टैग का जो डेटा होता है, उससे उन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए। हाँ, पार्लियामेंट में यही बोला, बयान है उनका। पार्लियामेंट में बोला है। तो किसी ने उसमें जवाब में जब मैंने ये लिखा, तो किसी ने जवाब में बोला कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है, वो तो कई साल से ये काम कर रही है कि आपका जो डेटा है, उसको वो प्राइवेट हाउसों में बेच रही है और बाप उसके रे पास बाप! में जा रहा है। और इसीलिए जो आपने ये देखा होगा कि जो समस्या है हमारे यहाँ ये इसकी कि स्पैमिंग की, ये इसीलिए है कि जो भी आपने फ़ोन लिया, खरीदा, वो आपको उनके पास एकदम से सरकार जो है वो बेच देती है और वो फिर आपके पास में आना शुरू हो जाता है। आपने पंकज एलआईसी की भाई, पॉलिसी आपसे क्षमा लेंगे, अब हम लोगों ने समय से थोड़ा और क्रॉस कर लिया है। अरे! मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगला जो हम प्रोग्राम करेंगे, जी, अगर आपके पास समय हो, तो मैं ये यूपीआई का पूरा जो धंधा है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ आपके ठीक साथ, है। अगली बार क्योंकि हम लोग करेंगे इसको, दर्शक लोग सुन रहे हैं, हम और पंकज यूपीआई पर अगली बार आपसे मिलेंगे। हाँ, कि करते हैं इसको, यूपीआई तब किस तक ये तरह जो से कानून बना रहे हैं नया, इस पर भी बात करनी है। तो ये 2 जी, विषय हैं जिन पर अलग से हम लोग आज के कार्यक्रम में नहीं कर पाए, करेंगे इसको। बहुत-बहुत जी, जी। धन्यवाद पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल जी और ऐसे ही बात करते रहिए। हमारी मेरी ये बड़ी वो है कि आम लोगों तक सरल भाषा में, हिंदी में लोगों तक जो है जटिल चीज़ों को समझाना, लेके ये काम जाया आप जाए। कर जी, रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।